अगर इस चुनाव को हम रीड कर रहे हैं तो महाराष्ट्र चुनाव को हम लोकसभा चुनाव से अब कंपेयर करते हैं, क्योंकि यहां बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट कई सीटों पे है। अकेले विदर्भ में ही तकरीबन 36 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट है, और दुगने का अंतर था लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। इस बार कुछ बदल रहा है क्या? 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इन चुनावों में आते आते कुछ बदला क्या, या पैटर्न हम वही देखेंगे? बढ़त रहेगी क्या कांग्रेस को? प्राची जी, जब मैं चुनाव के कवरेज के लिए विदर्भा के, जिसे पूर्व विदर्भा पश्चिम विदर्भा, इस दोनों इलाके में गया, और उसके जाने के बाद में एक चीज मुझे प्रोमिनेंटली दिखी। जो कांग्रेस का जो मेन फैक्टर था लोकसभा में, डीएमके यानी उसको एआईडीएमके फैक्टर भी कहा जाता है, दलित, मुस्लिम, कुनबी और आदिवासी, वो फैक्टर ने जम के काम किया था कांग्रेस के लिए विदर्भा में। इसलिए सबसे ज्यादा सीट विदर्भा से आई और सबसे ज्यादा सीट महाराष्ट्र में कांग्रेस की, जो पार्टी की एक ही सीट थी लोकसभा में, एक सीट से लेकर 13 सीट आ गई। तो इसका एक क्लियर मायना है कि कांग्रेस की जो ट्रेडिशनल वोट बैंक थी जो 40-50 साल से, वो वापस आ गई। अभी सवाल है कि ये वोट बैंक 6 महीने में वापस बीजेपी की तरफ चली गई क्या? ये बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है, मैं घूमने के बाद ऐसा लगा कि वो वोट बैंक कितनी भी चली जाए, इतनी ज्यादा पैमाने में वापस जा नहीं सकती। चली जाएगी तो उसके लिए एक बड़ा मुद्दा इस टाइम में बन गया था सोयाबीन और कपास का। महाराष्ट्र में कपास और सोयाबीन ज्यादा पैमाने पे प्रोड्यूस किया जाता है। ऐसे लगभग 100 सीटें हैं महाराष्ट्र में, उसके ऊपर कपास और सोयाबीन का इंपैक्ट करते हैं जो किसान हैं। यहाँ पे एग्रीगेट क्राइसिस भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सोयाबीन और कपास की जो प्राइस है वो एमएसपी के नीचे है, और जीएसटी बहुत ज्यादा पैमाने में लोगों को देना पड़ता है। इसलिए ये मुद्दे ने काफी हावी हो गया। आपने देखा होगा लास्ट के 5-10 दिन में जब कैंपेन चल रहा था तो ये मुद्दा हावी हो गया, और ये मुद्दे ने, जैसे लाडली बहना हम भी कह रहे थे कि एक गेम चेंजर हो सकती है महायुति के लिए, लेकिन घूमने के बाद में ऐसा लगा कि लाडली बहना को किसान के मुद्दे ने ओवरशैडो कर लिया। हाँ। घर में औरत को पैसा मिला, लेकिन किसान वही, उसका जो हस्बैंड बोल रहा है कि मेरे सोयाबीन को भाव नहीं मिल रहा है, मेरे कपास को भाव नहीं मिल रहा है। तो ये मुद्दे भी हावी हो गए। इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा झटका होगा, लेकिन लोकसभा की जो वोट बैंक कांग्रेस के साथ वापस आई थी वो बिल्कुल ग्राउंड पे इंटैक्ट लगी। इसलिए मुझे मेरा ऐसा मानना है कि ग्राउंड की बात कर रहे हैं सुधीर जी, और मैं आप सबसे ही कह रही हूँ, ये सवाल मेरा आप सबसे ही है। विदर्भ की 62 सीटों की हमने जब चर्चा की और सारे फैक्टर्स हमने बताए, कोई आप में से कोट करना चाहेगा इन 62 सीटों में से कितनी किसके खाते में जा सकती हैं? 29 का आंकड़ा बीजेपी बढ़ाएगी या घटेगा? कांग्रेस को कितना मिलेगा, कितना घटेगा, कितना बढ़ेगा? आप में से कोई कोट कर सकता है? आरती जी, अभिलाष जी, अविनाश जी, कोई कोट कर सकता है? वेल, प्राची, मैंने कुछ आंकलन से मत पूछिएगा सारी सीटों के बारे में, लेकिन एस्टिमेट मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरे हिसाब से बीजेपी 96 के करीब, मैं सेफ सीट्स में कहूँगी कि वहां तक पहुंच सकती है, 96 तक पहुंच सकती है बीजेपी अकेले। 96, हाँ, अकेले। और मुझे लगता है शिवसेना, जो मैं शिंदे जी की बात कर रही हूँ, वो अकेले में वो 43 तक पहुंच सकते हैं। और फिर एनसीपी अजीत पवार जी की, वो 27 तक मैं मानती हूँ कि वो वहां तक पहुंच सकते हैं। और कांग्रेस की बात जहां तक है, मुझे लगता है 17 सीट तक वो पहुंच सकते हैं। शरद पवार जी की पार्टी एनसीपी जो है, वो 13 सीट तक मैं मानती हूं कि वो पहुंच सकते हैं। और फिर उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, वो मुझे लगता है कि 11 सीट तक पहुंच सकती है। 11। कांग्रेस का एक बार आप रिपीट कर दीजिए, कांग्रेस को कितना आप दे रही हैं अपने प्रेडिक्शन में आरती जी? मैं कांग्रेस को 17 सीट तक मानती हूं कि वो पहुंच सकते हैं। 17 सीट पर कांग्रेस पहुंच सकती है। ये जो आंकड़े आरती जी के हैं सुनील जी, इसमें कोई फेरबदल आप कर रहे हैं? कुछ घटाएंगे, बढ़ाएंगे, जोड़ेंगे? एक मोटा मोटी फिगर क्या आप दर्शकों को दे पाएंगे? नहीं, मैं आंकड़ों में विश्वास नहीं रखता ऐसे बारे में, क्योंकि अभी भी फ्लूइड सिचुएशन है, और ये बाकी अभी तक के इलेक्शन से ये बहुत अलग इलेक्शन है।
ऐसे में कोई ऐसा प्रेडिक्शन करे तो मैं तो प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। ये बहुत स्लीपरी इलेक्शन है। इसमें 288 फाइट्स है, हर एक इसमें एक अलग फाइट है, तो इसलिए इसको इतना मिलेगा उसको इतना मिलेगा ये बोलना मुझे सही नहीं लगता। लग रहा है अविनाश जी के पास शायद कोई आंकड़ा है। अविनाश जी, आपके पास लग रहा है कोई आंकड़ा है, आपने शायद प्रेडिक्ट कर लिया है इन चुनावों को। एक ही समय में दो किस्म के ट्रेंड साथ साथ चल रहे हैं और वैसे देखें तो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध लग सकते हैं, लेकिन दोनों फैक्टर अपना काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी सुनील जी ने कहा कि 288 अलग अलग चुनाव हैं, ये सही बात है कि 288 और लोकल इश्यूज बहुत ही प्रभावी और काम कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूं उसमें कि उसके साथ साथ भी न कि सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि वोटर ये सोचते हुए कि पूरे देश पर इसका परिणाम होने वाला है, इसमें राष्ट्रीय विषयों का भी प्रभाव है। तो जो मैं पहले शुरू में कह रहा था कि वोटिंग परसेंटेज ऊपर जा रहा है, अगर ये 6 बजे के बाद 7 बजे तक ये सही निकल आया कि वोटिंग ज्यादा हुआ है, तो मेरा पहला कहना यह रहेगा कि वोटिंग में बढ़त युति के लिए अनुकूल है। वो मतदाता जो लोकसभा के दरमियान नाराजगी के कारण घर बैठा रहा, अभी उसको बाहर निकालने में युति सफल हो रही है। यह एक हाइपोथेसिस के रूप में कहा जा सकता है। इसलिए फाइनल अगर आंकड़ों तक की बात कहना रिस्की है, ये तो जाहिर है। फिर भी अगर ब्रॉड कहना हो तो युति आती हुई मुझे तो दिखाई देती है, और अगर कुल मिला के सीटों के भाषा में कहना हो तो 155 से 160 टोटल, 2-4 फिगर इधर उधर हो सकता है, लेकिन माहौल का जो अंदाजा है तो मुझे लगता है कि ठीक है सर, आपने आंकड़ा कोट कर दिया। 155 से 160 महायुति को मिल सकते हैं, यानी कि महायुति सरकार बना सकती है। बहुत सारे मुद्दे रहे, और जब हम रीजन वाइज आगे बढ़ते हैं तो मराठवाड़ा एक रीजन सामने आ जाता है वेंकटेश जी, और मराठवाड़ा भी बड़ा दिलचस्प रहा, क्योंकि मराठवाड़ा ने ही अपनी राजनीति से या अपने जो जातीय समीकरण है उससे सबको चौंकाया भी 2024 में, डेंट भी महायुति को पहुंचाया। इस बार ये जो 46 सीटें हैं मराठवाड़ा की, ये किस तरीके से हो सकती हैं, किसके पक्ष में जा सकती हैं? ये जा सकती है किसके पक्ष में तो ये कहना डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ मराठा का एजुटेशन बहुत स्ट्रांग है और उनके टारगेट बीजेपी के अंदर देवेंद्र फडणवीस है, लेकिन महायुति में वो एकनाथ शिंदे के फेवर में भी थोड़ा सा झुकाव उसका है। तो लास्ट जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, ये पूरे वहां का जो लोकसभा 8 सीट है, बीजेपी अपना खाता खोल नहीं पाई थी, बहुत ही टफ बैटल हुई थी। मैं समझता हूं कि इस बार भी ऐसी हो जाएगा। वोट किसके कटेंगे ये कहना डिफिकल्ट है, लेकिन मैं जहां भी घुमा हूं इस एरिया में, वहां मुझे किसी की वेव दिखाई नहीं दी कि जैसा कि एक हिंदुत्व एक इशू है, पोलराइजेशन हिंदुत्व एक इशू था, नेशनल इश्यूज था, लेकिन लोग लोकल बात कर रहे थे, लोकल इश्यूज पे। जैसा कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे इलाके में हर रोज पानी नहीं आता है। औरंगाबाद शहर है जिसको अभी छत्रपति संभाजी नगर किया है, वहां 8 दिन में 1 घंटा पानी आता है अलग अलग टाइम पे। इस लोगों को बात किया तो उनका कि हमने सबको देखा है, कांग्रेस देखी, राष्ट्रवादी देखी, शिवसेना देखी, भाजपा देखी, लेकिन किसने इस मुद्दे को सवाल ही नहीं किया। तो इश्यू जो लोगों के रियल इश्यूज पे कोई पक्ष बात ही नहीं कर रहा, एकदम नेशनल इश्यूज है, नहीं तो फिर ये पोलराइजेशन है। तो लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे ये कहना मैं समझता हूं कि ये मेरे लिए गलत होगा। ठीक है, मराठवाड़ा में 16 सीटें जीती थी 2019 की अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन 24 लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल सर, और